हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इजी प्रेप पर मेरे यानी सुमित के साथ। और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होने वाला है रजिस्टर। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच के स्टूडेंट मरते दम तक इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकते जिसका नाम है रजिस्टर। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी ये क्लास यहां पर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो क्लास है ये डिप्लोमा बीटेक दोनों ही स्टूडेंट्स के सिलेबस में होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के जो कोर्स में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं और बीटेक स्टूडेंट्स के कोर्स में डिप्लोमा वालों से बढ़कर थोड़ी सी आगे चीज़ें होती हैं। तो अच्छा, उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में भी आपके ये सेम चीज़ें आती हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तीनों के लिए ही ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा कर रहे हैं उनके फर्स्ट ईयर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है और बीटेक वालों के भी आता है, तो उसके लिए अपन ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर। तो सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टॉपिक रजिस्टर, और आज रजिस्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले उसके प्रॉपर्टीज और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी डिले के अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अपन कि रेजिस्टेंस असल में होता क्या है, रेजिस्टेंस की परिभाषा क्या होती है, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं उनको मैं कह दूं कि जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इन क्लासेस के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के अंदर चीज़ें कवर कराई जाएंगी, ताकि जो स्टूडेंट डिप्लोमा हिंदी मीडियम में कर रहे हैं उनको भी नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो, और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए अपन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है रजिस्टर, क्या इसका प्रॉपर्टी है और क्या इसका यूज है, सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में आप देखेंगे कि द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय ए, थोड़ा सा यहां दिक्कत है टाइपिंग में, by a substance to the flow of electric current is called resistance। क्या होता है सर ये चीज? देखो, इस चीज को मैं आप लोगों को एक छोटे से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। सपोज दैट मेरे पास में एक मटेरियल है ये, ठीक है सर। इस मटेरियल के अंदर क्या है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो स्टूडेंट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के हैं और वो ये क्लास देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 6 और समथिंग 7 के आसपास चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम हर एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं जो करंट से रिलेटेड है, वोल्टेज से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। मतलब ये जितनी भी टर्म्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सब पढ़ चुके हैं। जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाइएगा, इजी प्रेप या इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाना, वहां बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट बना है। लेक्चर 1 से आप चीजों को पढ़ना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको।
जैसे मैंने आपको ये बोला कि ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आया और कैसे आया। फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी पदार्थ के अंदर एटम्स होते हैं, और हर एक एटम के अंदर जो है एक नाभिक होता है, जिस नाभिक के चारों ओर जो बाह्य कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार घूमते रहते हैं। सबसे बाह्य कक्ष के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में बहुत कमजोर रूप से बंधे हुए होते हैं, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर ही अपने कक्ष को छोड़ करके इस एटम से बाहर आ जाते हैं। और ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, ऐसे कई हजार करोड़ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वहां अवेलेबल होते हैं, जिनकी संख्या के बारे में भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया। तो यहां बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो धातु इस प्रकार का प्रयोग किया गया है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 के आसपास है, जिसकी वजह से ये मेटल या चालक की प्रॉपर्टी को शो करता है। इसके अलावा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 रहता है तो ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और 5, 6, 7 इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये भी अपन ने डिटेल में पहले पढ़ा है। हाँ सर, ये ठीक है, चलो इतना तो हमें आइडिया हो गया, बाकी हम प्रीवियस क्लास करके देख लेंगे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के साथ कमजोर रूप से बंधे होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर ये इस ऑर्बिट से बाहर आ जाता है, और एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की लाइन लग जाती है एकदम। मगर ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर इर्रेगुलर रूप से किसी भी दिशा के अंदर इस तरीके से ट्रेवल करते रहते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता, ये कहीं भी किसी भी दिशा में कैसे भी जा सकते हैं। ऐसा होने की वजह से यहां पर नेट फ्लो 0 हो जाता है, मगर रैंडमली किसी भी दिशा में जाएंगे तो जो ये प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन कहूं या चार्ज कहूं एक ही बात है, ये जो चार्ज का प्रवाह है ये किसी नियत दिशा में नहीं हो रहा है। हमने कहा फिर अब क्या करें, मुझे तो नियत दिशा में प्रवाह करवाना है। तो मैंने क्या किया, इसके सिरों के यानी टर्मिनल के अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया। ये बैटरी का अपना क्या है, एक ईएमएफ है। ये भी मैं आप लोगों को क्लास के अंदर पढ़ा चुका था। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब ये हो गया कि प्रति कूलाम चार्ज को उसके एक टर्मिनल से इस मटेरियल को पार करते हुए दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में कितनी ऊर्जा दी गई है। ईएमएफ का मतलब क्या है? प्रति कूलाम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में कितनी ऊर्जा दी गई है, इसके मान को दर्शाता है ईएमएफ। और ये ईएमएफ इसके सिरों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित करेगा। ये सब टर्म्स पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, बहुत गहराई से अपन डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यहां पर काम आ रहा है, इसलिए मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा वापस बता रहा हूं कि ईएमएफ बैटरी जो लगी हुई होती है यहां पे, ये बैटरी का काम होता है एक ईएमएफ अप्लाई करना। ईएमएफ एक तरीके का क्या है? फोर्स है। ईएमएफ एक तरीके का फोर्स है। आप इसको ऐसे समझें और आसान शब्दों में, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है सर? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आयन होता है। ये बैटरी का टर्मिनल कैसा है सर? ये नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सर? सेम पोलैरिटी की चीजें प्रतिकर्षित होती हैं। ये भी पढ़ाया हुआ है आपने बेसिक में, वो एकदम जीरो लेवल से उठा के चीजों को समझाया आपको। तो नेगेटिव पोलैरिटी से ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस दिशा में, एक नियत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं कि भाई चलो चलो चलो, यहां से दूर चलो, यहां से दूर चलो, क्योंकि इधर नेगेटिव वाला धक्का दे रहा है। और इस तरफ देखा तो पॉजिटिव पोलैरिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के हैं, तो इनको जो है वो इस तरफ से आकर्षण भी महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव जो बैटरी का टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में इस तरीके से प्रवाहित होते हैं। सॉरी, तो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से प्रवाहित हुए, नेगेटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से आकर्षित होते हैं। मगर हमने ये चीज जो है इसको कैसे डिफाइन किया? हमने इस चीज को डिफाइन किया कि करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज। धारा जो है वो आवेश के प्रवाह की दर होती है। तो ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है,
जो यहां इस परिपथ में प्रवाहित हो रहा है, समय के साथ इसकी जो दर है वो धारा कहलाती है, करंट कहलाती है। मगर ये कॉन्सेप्ट जब तक डेवलप किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तब तक हम ये कंसिडर कर चुके थे कि हम धारा की दिशा को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कंसिडर करेंगे। और इस खोज के बाद भी हमने धारा की दिशा को यही माना। इसीलिए यह ध्यान रखिएगा कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में शुरुआत से ही मानी गई थी। तो हमने कहा कि इस चीज को चेंज नहीं करते हैं, अपन इसी डायरेक्शन में इसको कंसिडर हमेशा करेंगे। और यही वजह है कि अपन यहां पर जो है वो इसको अपन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ले रहे हैं। तो यहां पर देखो दो चीजें आई। एक चीज तो आई ईएमएफ, जो एक तरीके का क्या है, फोर्स है, और इसका रेस्पॉन्स क्या निकल कर के आया, रेस्पॉन्स निकल के आया करंट। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि मुद्दे की बात अब आने वाली है कि आपने देखा है कि ईएमएफ है जो इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को फोर्सफुली धक्का देकर एक दिशा में प्रवाहित करा रहा है, और उसके प्रवाह के रिजल्ट के तौर पे हमने करंट को डिफाइन किया कि जो प्रवाह हो रहा है ना वो असल में क्या है, एक करंट है, धारा है जो प्रवाहित हो रही है। बहते हुए चार्ज को अपन ने नाम दिया करंट। अब यहां पर क्या हुआ कि ये जिस एटम से बाहर निकले थे वो भी तो यही है। तो होगा ये कि सारे इलेक्ट्रॉन जब एक दिशा में चलने लगते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में टकराएगा, साथ ही साथ बीच बीच में ये इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकले हैं उस एटम से भी टकराएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि सीधा सीधा चलेगा, ये इधर गया, इधर इसी एटम से टकराया, ऊपर चला गया, यहां कोई एटम था, इधर टकराया, इधर चला गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये चलेंगे तो इसी दिशा के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मगर टकराते हुए चलेंगे इस तरीके से। किससे टकराएंगे? दो तरीके से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एटम से कोलिजन कर सकता है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? उससे बहुत खतरनाक फर्क पड़ेगा। कैसे? देखो, जब यहां से कोई चार्ज निकला तो इस बैटरी ने उसे एक एनर्जी दिया, ले भाई पकड़, ये एनर्जी तुझे यहां से यहां ले जाकर वापस मेरे पास छोड़ने में मदद करेगा, ले जा तू इस एनर्जी को। तो ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेकर के चल रहे हैं। जब इन्होंने किसी दूसरे से वहां पर कोलिजन किया तो एनर्जी का कुछ हिस्सा उन्होंने खो दिया उस टकराव की वजह से। तो लगातार टकराते हुए चले जाते हैं तो लगातार वो ऊर्जा की क्या होती रहती है, हानि होती रहती है। अब वही हानि जो कोलिजन की वजह से हो रही है, वो हानि यहां पर ऊष्मा के तौर पे रिलीज होती है, हीट के तौर पे रिलीज होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन टकराता है, कोलिजन करता है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां पर मैंने लिख दिया collision of electron with atoms and other electron। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब कोलिजन करते हैं तो अपनी ऊर्जा थोड़ी सी खो देते हैं और वो ऊर्जा हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है और ये जो मटेरियल है ये थोड़ी देर में गर्म होने लगता है। अब वैज्ञानिकों ने देखा साला है कुछ तो नया मिला है, कुछ तो करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को पेपर पे कैसे लिखें। तो एक वैज्ञानिक हुए ओम, ये आप आगे पढ़ेंगे डीसी सर्किट के अंदर, डीसी सर्किट नामक टॉपिक आगे आएगा। अभी तो आप मतलब ये समझ लीजिए, मतलब ये जो सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसका जो पहला चैप्टर है वो आप ये समझ लीजिए कि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और अभी आप एबीसीडी पढ़ रहे हैं। आपको अंग्रेजी का एक स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको अनुवाद करना है, ये आपका टारगेट है। और अभी आपको एबीसीडी पढ़ाया जा रहा है कि देखो ए होता है, बी होता है, सी होता है। ये पहला चैप्टर ठीक उसी प्रकार है। तो अगर आप शुरुआत से पूरा देखेंगे लेक्चर 1 से,
यकीन मानिए आपकी जिंदगी में डाउट क्या है ये चीज भूल जाएंगे आप। इतना जीरो से आपको चीजें एक्सप्लेन किया गया है, आप निश्चिंत होकर के पढ़िएगा। और हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंदर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको वो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भेज दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको शुरुआत से लेक्चर सारे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं सर। ठीक है, तो यहां तक ये समझ में आया, एक बैटरी थी, एक करंट थी, एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह था जिसमें टकराव था और टकराव से हीट पैदा हुई। तो ओम एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो मैं बताता हूं ये क्या है। उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूं ये क्या है। चलो, ओम जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने ये कहा कि किसी भी चालक के, ये चालक है, इसके सिरों पर जब आप कोई विभवांतर अप्लाई करते हैं, ये जो ईएमएफ आपने अप्लाई किया है ये असल में क्या कर रहा है, ये मैं पढ़ा चुका हूं भाई, आपको याद होना चाहिए दादा। ये ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर इन सिरों के अक्रॉस, यानी इन सिरों के जो है वो अप्लाई कर रहा है। अक्रॉस को आप समांतर शब्द से मतलब रिजेंबल कर सकते हैं कि इस कंडक्टर के समांतर में यहां पर अपन एक बैटरी लगाकर इससे जब जोड़ा तो इस कंडक्टर के सिरों के मध्य, सिरा मतलब कि एक सिरा ये एक सिरा ये, इसके मध्य एक विभवांतर आपने आरोपित किया है ई। ये बैटरी का ईएमएफ है। आपको मैंने ये भी चीज समझाया था कि परिपथ के अंदर अलग अलग विभवांतर हो सकते हैं, ईएमएफ एक ही होता है। वो ईएमएफ भी अपने आप में एक विभवांतर ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी चार्ज को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विभव के अंतर के बराबर लिया जाता है और उसी विभव के अंतर को विभवांतर कह दिया जाता है। अब यहां पर आप देखें कि ये चार्ज यहां से ढकेला और इसको यहां से प्रवाहित कराते हुए यहां पहुंचाया, तो यहां से यहां पर अपन ने इसको परिपथ में लेके गए तो कोई ना कोई कार्य किया और वही कार्य इस बैटरी का क्या कहलाया, ईएमएफ कहलाया। अब अगर मैं इस परिपथ में उसको यहां से यहां ले जाता कि नहीं सर मैं तो उसको इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाना चाहता हूं, तो यहां से यहां ले जाना चाहते तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, मगर ये बैटरी का ईएमएफ है जो कंप्लीट परिपथ के अक्रॉस लगाया गया है। और किसी दो बिंदु के बीच का अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो परिपथ के अंदर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की कैटेगरी में आता है। तो हमने यहां पर ये ओम के नियम के स्टेटमेंट में देखा, आगे बहुत गहराई से पढ़ेंगे ओम के नियम को, फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए कि प्रतिरोध क्या है। ओम के नियम ने यह कहा कि किसी भी चालक के सिरों के अक्रॉस अगर आप कोई विभवांतर आरोपित करेंगे तो उसकी वजह से उसमें एक धारा बहने लगेगी, और वो जो धारा है वो उसके सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा आप विभवांतर देंगे इसका मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतने ही ज्यादा चार्ज यहां फ्लो करेंगे ज्यादा दर से, और जितनी दर ज्यादा होगी चार्ज के प्रवाह की उतनी ही धारा क्या होगी, करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया गया तो यहां पर एक कांस्टेंट आया जिसको नाम दिया गया आर, और ये आर होता है प्रतिरोध। इस आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इस प्रतिरोध को उन्होंने कैसे परिभाषित किया,
उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, ये जो धारा है, ये इतनी आसानी से नहीं बहती है। इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम या अपने ही बंधुओं से, यानी अपने ही इलेक्ट्रॉनों से जब टकराएंगे तो टकराने के दौरान उन्हें रास्ते में चलने में रुकावट महसूस होगी। तो इसी चार्ज के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अंदर अगर कोई रुकावट आती है, उस रुकावट को हमने एक जनरल शब्द से डिफाइन किया, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये शब्द आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप चल रहे हैं और सामने से बहुत तेज हवा आ रही है और आप मूव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हवा आपके रास्ते में क्या उत्पन्न कर रही है? प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है। और इसी चीज को अपन ने यहां पर इस चित्र के अंदर थोड़ा सा एनिमेशन की सहायता से समझने की कोशिश किया है कि मान लीजिए ये आपके पास एक चालक है और इस चालक के अंदर ये एक वोल्ट है यहां पर, जो आपका एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये वोल्ट है जो क्या कर रहा है? इसको धक्का दे रहा है। तो ये क्या है? बैटरी का ईएमएफ है जो फोर्सफुली धक्का दे रहा है किसको? करंट को, कि भाई तू फ्लो कर। फ्लो ऑफ करंट माने चार्ज, चार्ज को धक्का दे रहा है। और इसको फ्लो होने में देखो इसने बांध के रखा है। किसने बांध के रखा है? ओम ने बांध करके रखा है। ओम माने कौन? प्रतिरोध। तो ये इस मटेरियल का प्रतिरोध है जो इस धारा को प्रवाह होने में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तो वोल्टेज धक्का देता है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो चार्ज को प्रवाहित कराएगा, और प्रतिरोध वो है जो उसको रोकने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। और यही चीज आपको यहां पर नजर आ रही है कि वोल्टेज बढ़ाओगे, यानी वोल्टेज बढ़ने से करंट का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब वोल्टेज करंट को फ्लो कराने की कोशिश करेगा, मगर प्रतिरोध अगर बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ने पर वही करंट क्या करने लगता है? प्रतिरोध बढ़ने पर वही करंट घटने लगता है। वही करंट क्या करने लगता है? घटने लगता है। तो प्रतिरोध वो रुकावट है जो धारा के प्रवाह में महसूस होती है, और यही चीज आपने यहां पर परिभाषा के तौर पे भी लिखी है। अरे कहां गया? ये देखो, किसी पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा के प्रति विरोध को उसका प्रतिरोध कहा जाता है। तो आपको प्रतिरोध की परिभाषा और प्रतिरोध की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट आया, यह चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर भाई साहब हो जानी चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर अब आगे की चीजें तो बहुत ही आसान होने वाली है। यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अपन आगे चलते हैं, और जो चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है उसी को यहां पर थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में तो दादा लिखने के मार्क्स मिलेंगे, तो आपको अब प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? दिस अपोजिशन अकर्स बिकॉज एटम एंड मोलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। सर ये तो बहुत भारी अंग्रेजी हो गई, कोई बात नहीं, नीचे हिंदी में लिखा है। यह विरोध इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ के परमाणु और अणु इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बाधित करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? उस एटम के बाहर वाले ऑर्बिट से ही तो निकला, तो वो एटम तो वही है ना। तो उस एटम से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? टकराएगा, जिसकी वजह से ये बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? कुछ पदार्थ जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि धातु जो हैं विद्युत धारा के प्रवाह का बहुत कम विरोध करते हैं, और इसी वजह से उन्हें चालक कहा जाता है। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। पहले पढ़ाने का नजरिया अलग था, अलग तरीके से डेफिनेशन दिया। आज हम अलग तरीके से इसका डेफिनेशन दे रहे हैं। चीजें सेम हैं, बस बोलने का तरीका बदल गया है। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि चालक वह पदार्थ हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में कम से कम प्रतिरोध जो है वो दर्शाते हैं। जैसे चांदी है, सोना है, कॉपर है, ये बहुत ही आदर्श, बहुत ही अच्छे जो हैं वो चालक होते हैं, क्योंकि इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसका कारण यह है कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एक फिक्स फॉर्मेट में अलाइन होते हैं, और इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन का इन एटम के साथ में कोलिजन बहुत ही कम होता है। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ जिसके अंदर इन एटम्स का जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से होता है, बहुत ही मिसमैनेजमेंट के तहत होता है, और इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो उसे टकराव ज्यादा महसूस होता है। इस वजह से कंडक्टर का प्रतिरोध कम रहता है और बाकी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा होता है। इस चीज को अपन ने आगे भी लिखा है।
इस चीज को आगे भी लिखा है। ऑन द अदर हैंड, those substances which offer high opposition to the flow of electric current, that is flow to the free electron, are called insulators, that is glass, rubber, mica, dry wood, सूखी लकड़ी etc. हिंदी में देखें, दूसरी ओर वे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का उच्च विरोध करते हैं, बहुत ज्यादा है ना 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 ना, तो इधर आ ही नहीं सकते तुम, तो उन्हें कुचालक कहा जाता है। और एग्जाम्पल है कांच, रबर, अभ्रक, सूखी लकड़ी इत्यादि। नेक्स्ट, इट मे बी नोटेड, ये नोट किया जा सकता है यहां पर कि रेजिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक तरीके का घर्षण है, और ये घर्षण कौन सा वाला घर्षण है, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन है। अपन मतलब इसको एक मतलब समझने का तरीका कह सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक तरीके का इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन है जो उस सब्सटेंस के द्वारा प्रदान किया गया है, और उसकी वजह से क्या होता है, विच कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ हीट। जैसे मान लीजिए आप अपने दोनों हाथों को सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं तो वैसे रब करते हैं, रगड़ते हैं, और इस घर्षण की वजह से दोनों हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है किसी भी मटेरियल के अंदर से, तो प्रवाह के दौरान वहां पर जब वो टकराता है अपने सहती मतलब सहपाठी अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या अपने जितने भी एटम्स हैं उनसे, तो जब कॉलिजन होगा तो कॉलिजन की वजह से वहां पर कुछ ऊर्जा उस टकराने की वजह से वहां पर डिसिपेट हो जाती है, और वही एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में आप लोगों को वहां पर महसूस होती है, और वो मटेरियल धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को अपन ने यहां पर ऑलरेडी सीखा है। क्लियर? तो यहां पर अपन ने रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कहां से आया, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या है, ये जान लिया। रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, वो मटेरियल गर्म होने लगेगा, हीटअप होने लगेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, the moving electron collide with atoms and molecule of the substance, each collision resulting in the liberation of minute मतलब बहुत कम क्वांटिटी ऑफ हीट। जो चीज आपको समझाया है हर एक चीज को यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवाया है, ताकि सेमेस्टर में आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल सके, और इनको आप अगर अपनी कॉपी में अच्छे से याद रख के लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रहता है कि स्टूडेंट्स को एकदम बेसिक से एडवांस इतना पढ़ाया जाए कि उनको फ्यूचर में किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके दिक्कत ना रहे। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि स्टूडेंट डिप्लोमा करके पास हो जाते हैं, बीटेक करके पास हो जाते हैं, और फिर भी उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम पे कुछ भी नहीं आ रहा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़कर पास होने के कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो पास तो हो जाते हैं मगर वो सच्चे मायने में इंजीनियर नहीं कहला पाते हैं। हमारा यहां पर मोटिव यही है कि हम आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी चीजें एक्सप्लेन करेंगे विथ कॉन्सेप्ट, विथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकल टच के साथ में उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को वो चीजें गहराई से समझ में भी आए, आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद भी रहे, और आप जब पास हो तब आपको रहे कि हाँ भाई मैंने इंजीनियरिंग किया और मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर है। यहां पर आपको केवल पास होने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा इंजीनियर बनने, आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने, और आप एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के आए और आप एग्जाम में सभी स्टूडेंट से बढ़िया परफॉर्म कर पाए, उस कॉन्सेप्ट के साथ में आपको चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि आप इजी प्रेप का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करें। देखो आपको मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि इजी प्रेप का जो मोबाइल ऐप है तो उसके ऊपर आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फॉर बीटेक और एसबीटीई यानी कि आपके डिप्लोमा का जो बोर्ड लगता है उन टेक्निकल एजुकेशन के बोर्ड का, यानी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए एसबीटी और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए बीयू के सारे कोर्सेज हमारे इजी प्रेप की मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। मगर अगर आप जो है वो इन यूनिवर्सिटी या बोर्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तो उसके लिए फिर हमने अलग से एक ऐप बनाया है, हमारा इजी प्रेप सेमेस्टर। इजी प्रेप सेमेस्टर में आपको अदर जितनी भी बीटेक यूनिवर्सिटी हैं उन सभी अदर यूनिवर्सिटीज
प्लस आपको जितने भी अदर डिप्लोमा के आपके बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड के कोर्सेज जो है वहां पर अवेलेबल करा दिए गए हैं, चाहे वो यूपी का एकेटीयू यूनिवर्सिटी हो या फिर एमपी का जो है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हो या फिर ट्रिपल एम यूटी हो, आपका जेयूटी हो, झारखंड की यूनिवर्सिटी हो, वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान की आरटीयू हो, इन सभी के बीटेक के कोर्सेज, यूएनआईबी सभी के बीटेक के कोर्सेज एज वेल एज इन सभी स्टेट्स के डिप्लोमा के बोर्ड के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे अवेलेबल हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हमने यहां पर डिप्लोमा और बीटेक के कोर्सेज कंप्लीट करा दिए हैं और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी वहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में आए होंगे यहां पर डिप्लोमा के अंदर या फिर डिप्लोमा या बीटेक के आपके थर्ड सेमेस्टर में आए होंगे, फर्स्ट सेम और थर्ड सेम, और इधर भी आप फर्स्ट सेम थर्ड सेम में आए, तो आप इन क्लासेस को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि एक बार अगर आपने बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे चल के फ्यूचर में आप एडवांस कॉन्सेप्ट को उतने ही अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके अलावा इन ऐप के ऊपर अभी कोर्सेज के ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप ऐप डाउनलोड करके अपना अपना ऑफर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, बात करते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो भाई साहब रेजिस्टेंस का यहां पर यूनिट होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। इसका फॉर्मूला अभी अपन देखेंगे, फिलहाल अपन यहां यूनिट की बात करें तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट ओम ने दिया था, वैज्ञानिक थे ओम, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इसका यूनिट रखा और उन्होंने कहा भी प्रतिरोध का यूनिट ओम होगा। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये अंग्रेजी में OHM लिखा है और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इस निशान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, कुछ नहीं, बस एक रोड पे स्पीड ब्रेकर नहीं होता, जंप। देखो भाई ये रोड है, इस रोड के ऊपर अगर कोई गाड़ी चल रही है, इस रोड पे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो इस गाड़ी को चलने के दौरान यहां पर अगर कोई जंप आ जाता है तो गाड़ी की स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। तो जब ये गाड़ी यहां पर चलेगी तो यहां पर उसको जो है वो इस जंप की वजह से, इस जंप की वजह से रुकावट महसूस होगी, गाड़ी उतनी अच्छे से नहीं चल पाएगी क्योंकि रोड पे जंप आ गया। और इसी से आप इसको समझ सकते हैं कि ओम का जो सिंबल है वो इस प्रकार का दिया गया है कि वो करंट के रास्ते में क्या करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये प्रतिरोध की यूनिट यहां पर हमने पढ़ी। अब अपन बात करें कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, रेजिस्टेंस कब कम होगा और कब ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस कहां से किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। रमन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दादा। सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, प्लेटिनम भी है, सब बढ़िया है, मगर अपन खर्चा बहुत लगता है भाई साहब, पैसा बहुत खर्च होता है, इसलिए अपन कंडक्टर के तौर पे कॉपर का इस्तेमाल हमारे घरों में करते हैं ज्यादातर। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन चीजों पर रेजिस्टेंस का मान डिपेंड करता है। तो यहां लिखा है सबसे पहले इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब यह है कि R इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो इसको कैसे समझना है, वापस उसी डायग्राम पे चलो। मान लीजिए कि ये मटेरियल जो है वो इतना और आगे बढ़ा हुआ होता, तो पहले तो टकराव इतना ही हुआ, काम खत्म हो गया। अब टकराव और ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा हीट भी उतनी ज्यादा क्या करेगी, बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा हीट तो हम रेजिस्टेंस को उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। भाई यहां पर वैज्ञानिकों ने ये देखा या ओम ने ये देखा कि यार अरे यहां पर तो ये मटेरियल गर्म होने लग गया। ऐसा इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ये मटेरियल गर्म होने लग गया, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई गर्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस नाम की एक चीज है। अब अगर वो ज्यादा गर्म हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, और ज्यादा है। तो यहां अमाउंट ऑफ हीट से हम अंदाजा लगाते हैं कि प्रतिरोध कम है या ज्यादा है। तो अगर इसकी मैं लंबाई बढ़ा दूं तो ये टकराव की संख्या बढ़ जाएगी, और टकराव की संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब हीट बढ़ गई, तो इसका मतलब हमने क्या बोल दिया, प्रतिरोध बढ़ गया। इसीलिए यहां पर ये कहा गया कि भैया ये लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है, CROSS लिख सकते हैं, इसको आप हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या फिर क्रॉस अनुभाग।
तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल। तो भाई ये कैसे सर यहां से आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको यहां पर फिर से अपन उधर ही चलते हैं, उसी जगह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक पानी का पाइप है, एक पानी का क्या है, पाइप है, और इस पानी के पाइप के अंदर आपने एक वाल्व लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एक वाल्व। वाल्व का काम क्या होता है सर? ये पानी के प्रवाह को कंट्रोल करता है, मतलब पानी का प्रवाह कम रखना है या ज्यादा रखना है, उसे कंट्रोल करने का काम सर करता है। तो मान लीजिए ये यहां पर आपने एक पानी का स्टोरेज बना रखा है, ठीक है, ये आपने पानी का एक स्टोरेज बना रखा है। तो पानी का स्टोरेज है, रुका हुआ जल है, एक पर्टिकुलर हाइट पर है, रुके हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। आप ये समझ लीजिए कि ये पानी का जो आपने स्टोरेज किया हुआ ये ईएमएफ है। आप जैसे ही इस वाल्व को ओपन करते हैं, आप जैसे ही इस वाल्व को ओपन करते हैं, यहां पर पानी का प्रवाह जो है वो शुरू हो जाता है। ये यहां पर पानी का प्रवाह शुरू हो गया, और ये पानी का प्रवाह जो है वो यहां पर नीचे ऐसे फ्लो कर रहा है। तो पानी के प्रवाह को हमने क्या नाम दे दिया? करंट नाम दे दिया। ये यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, पानी की जगह क्या फ्लो कर रहा है? करंट। ये पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उनको अपन क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन या चार्ज नाम दे सकते हैं। तो चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हमने इसको क्या बोल दिया? करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो रास्ते में यहां पर वाल्व लग रखा है, ये वाल्व किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो उस पानी के प्रवाह को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अगर मैं वाल्व पूरा ही बंद कर दूं तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया कि करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा। अगर यहां पर वाल्व आधा खुला है तो करंट कुछ फ्लो कर रहा है, मगर प्रतिरोध फिर भी है। अब देखो, आप इसका एरिया जो है वो अभी बहुत कम खुला है। अगर मैं इस वाल्व को पूरा ही ओपन कर दूं यहां से, अगर इस वाल्व को मैं पूरा ही ओपन कर दूं, तो जितना इसका एरिया अपन बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा पानी बह पाएगा, और जितना ज्यादा पानी बह पाएगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा करंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जब वृद्धि की जाएगी तो चार्ज का प्रवाह उतना ही आसानी से हो पाएगा। इसका मतलब ये जो एरिया है और जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आप जितना ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना घटेगा, प्रतिरोध उतना घटेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप कॉपर यूज कर रहे हैं तो प्रतिरोध कम है, अगर आप एल्यूमिनियम यूज करेंगे तो प्रतिरोध ज्यादा है, अगर आप ग्लास यूज करेंगे तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। ये क्या है? ये इंसुलेटर है, और ये क्या है? कंडक्टर है। तो कौन सा मटेरियल है उस पर निर्भर करेगा। और लास्ट लिखा है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इसको अलग से पढ़ेंगे अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक अलग से फॉर्मूला है, इसमें एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट नाम की चीज आती है, इसको बहुत डिटेल में अलग से लिखा जाएगा, ये छोटा पॉइंट नहीं है। तो हमने कहा कि लंबाई के समानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इससे आप एज ए रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? तो हमने कहा भाई फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा। हमने यहां पे देखा कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती ठहरा और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती ठहरा। तो यहां से हमने लिखा कि इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं R बराबर रो एल अपॉन ए। क्या नाम दिया? रो एल अपॉन ए, जहां पर ए क्या है? एरिया है आपके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल। यहां अपन ऐसे नहीं, थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख देते हैं, वेयर R इज इक्वल्स टू
resistance of conductor L is equals to length of conductor and A is equals to cross sectional area of कंडक्टर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई का यहां पर यूनिट मीटर होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, रेजिस्टेंस का ओम होगा। तो यहां पर हमने कहा रो का वैल्यू कितना आएगा, तो यहां से हमने कहा रो का वैल्यू सर आएगा R इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो यहां यूनिट हमने देखा यूनिट ऑफ रो, हमने कहा कि भाई रो का यूनिट क्या होगा, तो हमने यहां इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। तो रो इज इक्वल्स टू आर तो हो जाएगा ओम के अंदर, एरिया है मीटर स्क्वायर में और डिवाइड में मीटर लगा है तो इससे ये कट जाएगा, तो रो का यूनिट कितना आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पर रो जो है वो क्या है उसको भी अपन डिफाइन करते हैं। रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, हिंदी में लिख सकते हैं चालक की प्रतिरोधकता। चालक की प्रतिरोधकता, तो चालक की प्रतिरोधकता जो है वो चालक किस पदार्थ का बना है उस पर निर्भर करता है। तो यहां पर मैं आपके ब्रैकेट में लिख देता हूं चालक के पदार्थ पर निर्भर, पदार्थ पर निर्भर। कॉपर है तो उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, एल्यूमिनियम है उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, हर मटेरियल की प्रतिरोधकता क्या होगी, अलग अलग यहां पर आपको नजर आएगी, अलग अलग नजर आएगी, अलग अलग नजर आएगी। ये चीज यहां पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो रो क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस का फाइनल फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो गया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। अभी मैंने आपको क्या कहा, हर मटेरियल की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, तो भाई साहब ये अपनी एक टेबल आ गई जिसमें अपन ने अलग अलग प्रतिरोधकता दर्शाई है। तो यहां पर अपन हेडिंग क्या लगा देंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता निम्न प्रकार दिखाई गई है। ये इतनी होती है जो इस फोटो में आप देख पा रहे हैं। क्लियर है, अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधकता ये है। अब यहां पर आप जो है वो इसको देख पा रहे हैं, सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी है, आप देखिए कॉपर की है। मेटल है नेचर में 1.7 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पे। आयरन की देखिए -8 में, मैंगनीन -8, नाइक्रोम 100 इंटू 10 की पावर -8, प्योर सिलिकॉन यहाँ पे देखो प्लस में आने लग गई, क्यों, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। और इंसुलेटर में देखो ग्लास में प्लस में 10 की घात 14 और 10 की घात 15। तो सोचिए कितना ज्यादा रेजिस्टिव मटेरियल यहाँ पर है। तो रेजिस्टेंस यहाँ रेजिस्टिविटी, मेटल, मेटल के बाद अलॉय, अलॉय मतलब मिश्र धातु जो दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना है। तो मेटल का भी अपन ने देख लिया, मेटल का भी देख लिया। तो यहां पर आप देखें ये दोनों तो हो गए मेटल, ये दोनों हो गए अलॉय, ये दोनों हो गए सेमीकंडक्टर और ये दोनों हो गए अपने इंसुलेटर। दो दो के सेट में अपन ने सबका देख लिया। ये आपका प्रतिरोधकता वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समाप्त होता है। अब यहां पर जो है वो एक शब्द आता है चालकता। ये क्या चीज है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या अभी अभी पढ़ा सर, हमने अभी अभी प्रतिरोधकता पढ़ा। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता सर किसी भी पदार्थ का गुणधर्म है, किसी भी पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। प्रतिरोधकता यह दर्शाता है कि वो आपके चार्ज के रास्ते में कितना प्रतिरोध प्रदान करेगा।
अगर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक है, इसका मतलब चार्ज के रास्ते में उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। अब मैं अगर इस प्रतिरोधकता का जस्ट उल्टा बोलूं, जैसे मैं आपसे कहूं दिन का उल्टा, तो आप कहेंगे रात। जैसे मैं आपको बोलूंगा हंसी का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे खुशी का उल्टा क्या होगा, तो आप कहेंगे गम। अगर आपको मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए कि मतलब वो ये सीधा का वो क्या मतलब हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये विलोम शब्द टाइप की बात है। तो ठीक उसी प्रकार अगर मैं प्रतिरोधकता के उल्टे शब्द की बात करूं कि प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होगा, तो प्रतिरोधकता जो रोकने का प्रयास करेगा, तो प्रतिरोधकता का उल्टा होगा चालकता, जो उसमें से उस चार्ज को प्रवाह कराने में सुगमता या प्रवाह कराने में फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो इसका मतलब ये चालकता जो शब्द है वो प्रतिरोधकता का जस्ट क्या है, उल्टा है। प्रतिरोधकता का जस्ट विपरीत जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी हो जाएगा। मतलब देखो, रेजिस्टेंस से बना कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी से बना कंडक्टिविटी, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। तो प्रतिरोध का उल्टा हमने बोला चालकता। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और जी का वैल्यू कितना लिख दिया, 1/r लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस जो है उसका सिंबल क्या था, ये वाला। इसको बोल क्या रहे थे, OHM। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा, उल्टा कंडक्टेंस। तो इसका भी उल्टा कर दो भाई, तो इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया। और इस स्पेलिंग को भी उल्टा कर दो, पीछे से पढ़ो, OHM को पीछे से पढ़ो MHO, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मो हो जाएगा। बात ही खत्म। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया दिमाग के अंदर। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो सिंबल भी उल्टा कर दिया, नाम को भी उल्टा कर दिया, बात ही खत्म। और आर का जी लिख दिया। अब आप इसको भी ऐसे अगर उल्टा करके देखेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार का, इसको उल्टा करेंगे तो, मगर इसको छोड़ो, आप ऐसा मत सोचो कि आर का उल्टा कर दिया तो ये तो जी बनता ही नहीं है, तो आर का उल्टा जी नहीं होता है। तो आप इसको सिंबल को ध्यान रखें, इसका उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा कर दिया, इसको आगे की बजाय पीछे से पढ़ लो, ये आपका कंडक्टेंस हो गया। तो कंडक्टेंस, अगर इफ ए कंडक्टर हैज ए रेजिस्टेंस आर, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जी, और दिया जाएगा 1/r से। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r। ये एक और डेफिनेशन अपन ने क्लियर कर लिया। SI unit of conductance is mho and it is usually practiced to use Siemens। अब आजकल क्या चलने लगा, आजकल हम इस मोह को रिप्लेस कर चुके हैं। हम बार बार मोह नहीं लिखते, यार मोह बड़ा है, बड़ी राशि है, तो हम इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। S रिप्रेजेंट साइमंस, साइमंस या साइमन बोल देंगे अपन। तो अपन रेजिस्टेंस को ओम से दर्शाएंगे और कंडक्टेंस को एस से दर्शा सकते हैं। आप मो भी लिख सकते हो एग्जाम में और एस भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस एक शॉर्ट में आपने कॉन्सेप्ट सीखा और बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपने इसको सीख लिया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें कंडक्टिविटी की, तो प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में क्या लिखा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं और इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मो मीटर इनवर्स, क्योंकि भैया इसका ओम मीटर होता है। ओम का उल्टा क्या हो गया, मो, और मीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। तो इसका हो जाएगा मो मीटर इनवर्स। ये मो माइनस नहीं है ना, इसीलिए मैं साथ में लिख देता हूं मो मीटर इनवर्स। ये इसका यूनिट हो गया। क्लियर। तो आज के सेशन में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अपन इसी पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है,
कैसा बना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी बातें अपन आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़िए डेली सुबह 8 बजे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इस क्लास के अंदर मेरे यानी सुमित के साथ। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। और कौन सी क्लासेस आपको सेमेस्टर से रिगार्डिंग जो है वो यूट्यूब पर चाहिए, आप चाहते हैं कि सर हम क्लासेस देखना चाह रहे हैं, ये सब्जेक्ट हमें टफ लग रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।